नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आशुरा है आज। ईरान से कई सारी तस्वीरें आई जिसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हिस्सा लेते हुए पजेश्कियान साहब दिखाई दिए और भी कई बड़े लीडर्स दिखाई दिए। आप जानते हैं इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने यजीद की बैयत लेने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं यजीद जैसों की बैयत नहीं ले सकता। और अभी जब इमाम खामनेई की हत्या हुई है, उनकी शहादत हुई है, तो ईरान में उसे इसी तरह से याद किया जा रहा है कि नेतन्याहू और अमेरिका की बैयत लेने से इनकार कर दिया उन्होंने और शहीद होना चुना। और आप जानते हैं कि इस चीज ने ईरान के लोगों को एक भी किया और दुनिया भर में ईरान के लिए सपोर्ट भी जुटाया। खैर, जो इस समय सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो जाहिर है अमेरिका की तरफ से चल रहा है और उस खेल को समझना बहुत जरूरी है। वो खेल है दोहरा। एक तरफ जेडी वांस का इंटरव्यू आता है। जेडी वांस जो है वो इंटरव्यू देते हैं ड्रॉप साइट को, अपनी फ्लाइट पर अपने विमान के अंदर इंटरव्यू देते हैं ड्रॉप साइट को और उसमें कहते हैं कि जो बातचीत होगी उसमें ईरान की IRGC भी सीधे सीधे शामिल होगी। आपको याद होगा कि इस जंग के थोड़ा पहले वेस्ट ने यानी अमेरिका ने भी और यूरोप ने भी IRGC को इल्लीगल कह दिया था ये गैर कानूनी है, इसको हम नहीं मानते। और अब उस IRGC से बातचीत करने की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच में एक ऐसा बातचीत का तरीका डेवलप किया जाएगा कि मुश्किल वक्त में तुरंत ट्रांसमिशन हो जाए, तुरंत खबर यहां से वहां पहुंच जाए और हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेंटर जो ईरान और अमेरिका के बीच में एस्टैब्लिश करने की बात है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा यह गया, इन्होंने कहा, अनहर्ड नाम की वेबसाइट को इन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि अमेरिका और ईरान के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं यानी IRGC के लोग और अमेरिका के लोग ये दोहा में मिलेंगे, कतर में मिलेंगे और सीधी बातचीत करेंगे। वैंस ने यह भी कहा कि ईरान की IRGC के एक अधिकारी और वहां के सेंटकॉम के, इनका यानी अमेरिका के जो ऑफिसर हैं, वो मिलकर मुद्दों को सुलझाएंगे। यानी वैंस सारी बात कर रहे हैं सुलझाने की। और वहीं रूबियो गया हुआ है मिडिल ईस्ट में और GCC कंट्रीज के साथ उसकी एक मीटिंग हुई है और GCC कंट्री के साथ जो उसकी मीटिंग हुई है उसमें होर्मुज को लेकर बयान दिया गया है और होर्मुज को लेकर यह कहा गया है कि ईरान अगर इस पर किसी तरह की रोक लगाएगा, अगर किसी तरह का टॉल वसूलेगा, किसी तरह की फीस वसूलेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सऊदी अरबिया और बाकी सारे लोगों के सिग्नेचर हैं। और वहां जो बयान आए हैं, खासतौर पर रूबियो के जो बयान आए हैं, वो बयान भड़काने वाले बयान हैं और बहुत साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल को खुश करने वाले बयान आए हैं। यानी एक तरफ जेडी वांस जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है वो मुद्दों को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मार्को रूबियो इस बयान की आड़ में GCC मेंबर्स को उसने ये कहा कि आपके किसी हित को खतरे में नहीं डाला जाएगा, आपको जो फायदे होते थे वो होते रहेंगे। और इसके आड़ में ईरान के ऊपर कई सारे अटैक किए हैं, खासतौर पर होर्मुज को लेके। देखिए, होर्मुज को लेके मामला बहुत क्लियर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर छापता है कि ईरान होर्मुज से फीस वसूलने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने एक काम तो कर ही दिया है, वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी खोली है जिससे इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा होर्मुज से गुजरने के लिए, तो इंश्योरेंस इनकम तो होगी ही। लेकिन आगे वो जो प्लान कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से, उसमें वसूली का प्लान कर रहा है। ये वसूली जो होगी वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर हो सकती है और साल के $40 अरब की इनकम उससे ईरान को होगी। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये कोई नहीं जानता। आपको याद होगा कि गालिबाफ साहब ने ओमान के दौरे पे कहा था कि सबको ये बात कायदे से समझ लेनी चाहिए कि स्ट्रेट का जो मैनेजमेंट था वो पहले की तरह नहीं होगा, यानी मैनेजमेंट में हम शामिल होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि ईरान इस बात को बहुत क्लियर कर चुका है कि इंटरनेशनल रूल्स तो लागू होंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल रूल लागू होंगे जो किसी मुल्क के सोवराइन वाटर पर होते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान का इलाका है, ईरान और ओमान का इलाका है। इस बात पर ईरान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, तो कंट्रोल उसका होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला होगा लेकिन कंट्रोल ईरान का होगा, ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। और इसी के चलते ये तय है कि ईरान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्मेट में वहां से पैसा वसूलेगा। अगर उसको टॉल नहीं कहा जाएगा तो सर्विस चार्ज कहा जाएगा, इंश्योरेंस फीस कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा। लेकिन वहां से कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा जहाज नहीं जाएगा, इसका फैसला
ईरान करेगा, ईरान रास्ता तय करेगा, ईरान से तय करके ही वहां से जहाज को गुजरने दिया जाएगा। ये बात कालीबाफ ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी जब वो ओमान गए थे और फिर उसके बाद ओमान का स्टेटमेंट आया था तब। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान बहुत क्लियर है, इसीलिए रूबियो जब सवाल उठा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर और उस पर गल्फ कंट्री जो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन है वो सिग्नेचर कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि इसको लेकर गल्फ कंट्रीज में थोड़ी परेशानी है और अमेरिका उसका फायदा उठाकर ईरान के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है। लेकिन जब ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की बात चल रही है तो जेडी वांस के बयान में एक और बड़ी मजेदार चीज आई थी। दरअसल जून में, मेरे ख्याल से 18 जून को जो मैंने न्यूज दिखाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ईरान और सऊदी अरबिया की बातचीत तो हो ही रही है, ईरान और यूएई की भी अंदर अंदर बातचीत चल रही है। यूएई इजराइल के सबसे करीबी है, आप जानते हैं। इसके बावजूद यूएई ने ईरान के साथ बातचीत का चैनल खोला है। दरअसल जब यूएई के समझ में आ गया कि ईरान में रजीम किसी भी हालत में बदलने वाली नहीं है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना ईरान की सहमति के खुलेगा नहीं, जब तक ईरान राजी नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा नहीं, तो लगता ऐसा है कि यूएई ने ईरान से बातचीत करना तय किया। देखिए, आप सब बदल सकते हैं, यहां तक कि अपने घर का पड़ोसी भी बदल सकते हैं अगर घर को बेच दे और कहीं और ले जाकर घर खरीद ले, लेकिन कोई मुल्क जो आपका पड़ोसी है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। यह बात मैं हमेशा कहता रहता हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी आवाम को एक दूसरे के खिलाफ कितना भी भड़का लें, कितना भी लड़ लें, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कितना भी लड़ लें, लेकिन एक हकीकत यह है कि ना पाकिस्तान उठकर कहीं जाने वाला है, ना हिंदुस्तान कहीं उठकर जाने वाला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब पड़ोसी हैं। कभी एक मुल्क हुआ करते थे लेकिन अब पड़ोसी हैं। बांग्लादेश और हिंदुस्तान अब पड़ोसी हैं और यह एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई बदल नहीं सकता। तो बेहतर यह होता है कि पड़ोसियों की तरह रहना सीख जाए, क्योंकि लड़ते रहेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। आप देखिए, अक्सर एटॉमिक बम की धमकी दे दी जाती है। मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा देता है, तो क्या पाकिस्तान तक उसके निशान नहीं पहुंचेंगे? क्या एटम बम बाउंड्री पहचानेगा कि जो हिंदुस्तानी है, जिनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है, उनको तो नुकसान पहुंचाएगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं पहुंचाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। नुकसान यहां भी होगा, वहां भी होगा, यही तब भी होगा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दे। इसलिए इस तरह की बातें बेकार की होती हैं। मिलजुल कर रहना सीखना पड़ता है। ठीक है, दोस्त मत बनिए लेकिन पड़ोसी बनकर रहना सीख लीजिए। मुझे लगता है कि यही बात यूएई के समझ में भी आई कि भाई पड़ोसी तो ईरान रहेगा और ईरान में कोई रजीम चेंज नहीं हो रही है, तो बेहतर यह है कि हम एक मिनिमम दोस्ती कर लें, एक मिनिमम काम चलाऊ दोस्ती कर लें, रास्ता निकलता रहे। जेडी वांस ने इस बात पर मुहर लगाई है कि वाकई यूएई के साथ ईरान की बातचीत हो रही है और दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालने वाले हैं। ये बात जेडी वांस ने इशारों में कही। उधर आपको पता है कि सऊदी अरबिया की बात भी हो गई है, कतर की बात भी हो गई है और भी कई मुल्कों ने ईरान से अंदर अंदर समझौता किया है। तो यह समझौता तो हो रहा है, लेकिन जो खलिश है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके है। इन मुल्कों को लग रहा है कि अगर हमारी जहाजों को भी फीस देना पड़ेगा तो ये तो बड़ा गलत है। सदियों से हम वहां से गुजरते रहे हैं और हमने कोई फीस नहीं दी है, अब अगर फीस देना पड़ेगा तो गलत है। तो भाई ये सब जंग के पहले सोचना चाहिए था। जंग ना होने दी गई होती, जंग को रोक दिया गया होता तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खुली थी। ईरान उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगा रहा था, लेकिन अब नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर जहाज खड़ी हो जो उसके लिए खतरा बने। और यही वजह है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल चाहता है कि कौन सा जहाज आएगा और कौन सा जहाज नहीं आएगा। और ये एक ऐसी हकीकत है जो इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। दरअसल रूबियो के बारे में हम शुरू से जानते हैं कि वो इजराइल के बेहद करीबी है और पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इजराइल में कितनी खलबली मची हुई है। नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन का केस चल रहा था वो केस पूरा हो चुका है, सारी गवाहियां हो चुकी हैं और कोर्ट से भी नेतन्याहू के खिलाफ फैसला आ सकता है। फेवर में भी आ सकता है, खिलाफ भी आ सकता है। और अगर ये फैसला आता है, कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, तो नेतन्याहू के लिए दिक्कत पैदा होगी। इसलिए बाकी दिक्कतें कुछ कम करने की कोशिश कर रहा होगा रूबियो, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है। रूबियो के बयानात से कोई खास असर पड़ना नहीं है। जेडी वांस के हाथ में इस समय कंट्रोल है और वो ईरान के साथ समझौते के लिए बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहा है और इसलिए ईरान को तमाम सारी छूट देने के लिए भी तैयार हुआ है। एक और मजेदार बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया है, जो बयानात सारे चैनल वगैरह चला रहे हैं कि
नेतन्याहू को ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो सब सुनकर अगर आपके दिमाग में ये बैठ रहा है कि अमेरिका और इजराइल की कोई दुश्मनी हो रही है, तो इस पर भी जरा गौर कीजिए आप, इतना आसान नहीं है। दरअसल जो कहा जा रहा है कि मिलिट्री का एड, मिलिट्री का जो कोऑर्डिनेशन था वो ख़त्म किया जाएगा, उसके पीछे ये है कि एक नए तरह का मैकेनिज्म शुरू किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका के बीच में। अगर आपको ठीक से याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात चल रही है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब ये होगा कि इजराइल के पास जो भी इंटेलिजेंस होगा, जो भी जानकारियां आएंगी, वो अमेरिका की आर्मी को मिलेंगी, और इससे ज्यादा मतलब ये होगा कि अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस आएगी वो इजराइल की आर्मी को मिलेगा। तो ये कुल मिलाजुलाकर इजराइल और अमेरिका की आर्मी के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने की बात है। अमेरिका के अंदर एक पूरी लॉबी है जो इजराइल के गुलाम है, जो इजराइल से पैसे लेती है और जो रहती अमेरिका में है लेकिन काम इजराइल के लिए करती है। ईरान मजबूत ठहरा, अमेरिका का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, अमेरिका के लोग मारे गए, अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम होनी शुरू हुई और हालात ऐसे बने कि अमेरिका को ईरान के साथ समझौता करना पड़ा। और इसीलिए इजराइल के खिलाफ कुछ कुछ बातें हो रही हैं, इसीलिए ट्रंप के कुछ बयान चलाए जा रहे हैं सोर्सेस के थ्रू। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि तुमसे सब लोग परेशान हैं, यहां तक कि यहूदी भी परेशान हैं। ट्रंप ने कहा कि अब तुम लेबनान पर हमला नहीं करोगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात नोट रखिए कि ट्रंप है तो इजराइल का ही बंदा, ट्रंप करेगा आखिर में इजराइल वाली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है उसको बहुत गौर से आप देखते रहिए। मिड टर्म इलेक्शन में अगर ट्रंप जीतता है तो फिर से एक बार ईरान के साथ लड़ाई शुरू हो सकती है। और फिदान की वो बात मैंने कोट की थी, जो टर्की के विदेश मंत्री हैं फिदान साहब, उनकी बात मैंने कोट की थी, जिसमें उसने कहा था कि हर मीटिंग में जहां समझौते की बात होती है, कोने में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इजरायली एजेंट होता है और उस समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये जो मीटिंग चल रही है उसमें तो कुशनेर भी है, विटकॉफ भी है और भी जाने कौन कौन है। तो इस समझौते को कभी भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, मजेदार इस बीच में यह है कि जो वार ऑफ वर्ड्स होता है, जुबानी जंग जो होती है, वो समझौते के बाद भी नहीं रुकी है। एक बात आई कि अमेरिका फ्री जो पैसा ईरान का पड़ा हुआ है उसका बड़ा हिस्सा अनफ्रीज करेगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से बहुत सारा पैसा ईरान में जाएगा। अब आप देखिए, JCPOA जो हुआ था ओबामा के टाइम में, उसको लेकर यही मजाक उड़ाता रहा हमेशा ट्रंप कि इन्होंने तो ईरान को भर भर के पैसे दे दिए। तो अब जब इसके टाइम में हुए समझौते में भी पैसे देने की बात आई है तो इसने उसको ऐसे पलटा, और इसने अकेले नहीं, कई लोगों ने ऐसे बयान दिए कि ईरान का जो फ्रोजन पैसा है उस पैसे से अमेरिका से ही अनाज और दूसरी चीजें खरीदी जाएंगी और ईरान में भेजा जाएगा, यानी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के बाजार से भुट्टे और दूसरे अनाज खरीद के पहुंचाए जाएंगे ईरान में। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के किसानों को बहुत फायदा होगा। जाहिर तौर पे यह बयान अमेरिका के वोटर्स को ध्यान में रखकर दिया गया था। लेकिन कालिबाफ का तुरंत बयान आ गया कि हम इसके लिए राजी नहीं हैं, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उससे खरीदें, हमारे बीच में केवल एक ही फसल है और वो है अविश्वास की, यानी भरोसा ना होने की। हम अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करते हैं और यह ऑर्गेनिक है, मतलब कि इसकी वजहें हैं, इसकी ढेरों वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। हमें हमारा कैश चाहिए, हम वहां से GMO सोयाबीन या फालतू की बातें नहीं खरीदने वाले। ये कालिबाफ का बयान आ गया। इसके बाद ट्रंप खामोश है। तो अभी जब ये टेक्निकलिटीज होंगी, ये जब आपस में चीजें तय होंगी, तब बहुत कुछ तय होगा कि पैसा किस तरह से आएगा, किस तरह से नहीं आएगा, होर्मुज पर कितना कंट्रोल होगा। अब वो जो IAEA वाला ग्रासी है जो ईरान के अंदर इंस्पेक्शन करता रहा है और खबरें इजराइल तक पहुंचाता रहा है, ऐसी बातें आई हैं। वो कह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोजेक्ट है उसका इंस्पेक्शन करने का मौका मुझे मिलेगा। अब ईरान के सामने यह भी सवाल होगा कि एक ऐसे आदमी को इंस्पेक्शन करने दें या ना करने दें जो सारी खबरें इजराइल में पहुंचाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो फंसी हुई हैं। एक बात बहुत क्लियर है कि तुरंत ये लड़ाई नहीं शुरू होने वाली, लेकिन जिस तरह का समझौता हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान
फतहयाब हुआ है, ईरान इस जंग में जीता है, उसको लेके इजराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर एक बड़ा क्लास है जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और जो चाहता है कि दोबारा लड़ाई हो और ईरान को हराया जाए। अब इसकी हिम्मत कब जुटेगी, मिड टर्म इलेक्शन के बाद जुटेगी, साल 2 साल बाद जुटेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम एक बार और तो जंग होगी ही होगी, और जिसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। तो ये मामले बेहद उलझे हुए हैं और इन मामलों के बीच से रास्ता किधर निकलेगा, कहां जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां जाएगा, जिधर जाएगा, जो कुछ मुझे दिखाई देगा वो मैं आपसे लगातार शेयर करता रहूंगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी ताकत बनिए, मेंबरशिप ले लीजिए, और अगर मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।